एक गुरुकुल में 4 ब्राह्मण शिष्य पढ़ते थे। बहुत साल मेहनत और ज्ञान हासिल करने के बाद उन्होंने काम के लिए शहर जाने का निश्चय किया। बंधु ऋषि, हमारी शिक्षा अब पूर्ण हो चुकी है। अब हमको धन कमाने के लिए शहर जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आदित्य। चलो हम कल ही निकल पड़ेंगे शहर को। हाँ हाँ चलते हैं। पर भाइयों, मुझे लगता नहीं कि हम लोगों को माधव को साथ ले जाना चाहिए। उसको कुछ आता तो है नहीं, हमें ही उसको संभालना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो आशीष। माधव ने गुरुकुल में आज तक कुछ नहीं सीखा, फालतू में हम पे बोझ बना रहेगा। अरे नहीं, उसे भी ले लो। कुछ नहीं तो हमारा बोझा उठाने के ही काम आ जाएगा। हाँ, सामान तो काफी हो जाएगा हम सबका। ठीक है, माधव को हमारा सेवक बना के ले चलते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। वो निकम्मा सी लायक है। ये ले माधव, मेरे 2 संदूकें हैं, ये तुम उठा के ले चलो। ये सारा सामान मुझे अकेले उठाना होगा? हाँ माधव, यही तुम्हारे हिस्से का काम है। शहर में हम सबके अपने अपने काम होंगे। अब तुमको मजदूरी के अलावा कुछ और आता भी तो नहीं है। लो भाई ऋषि, आम खाओ। लगता है ये लोग खुद को बहुत विद्वान समझते हैं। चलो, कोई बात नहीं। चारों मित्र जंगल से होते हुए शहर की तरफ जाते हैं। भाइयों, वहां देखो, वहां पे एक हड्डियों का ढेर पड़ा है। ये एक शेर था जो कि भूख से मारा गया, बेचारा। अब तुम लोग मेरा कमाल देखो। मैं इन हड्डियों को जोड़कर पूरा कंकाल बना सकता हूं। उत्तम, मेरा ज्ञान भी किसी से कम नहीं है। अगर आप कंकाल बना दो तो मैं शेर पे मांस और खाल दोनों लगा सकता हूँ। ये तो सिर्फ शरीर की बात हुई। अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं तो शेर में जान डाल सकता हूँ। अरे नहीं भाइयों, ऐसा मत करो। क्या माधव, तुझे खुद तो कुछ आता नहीं है? कम से कम दूसरों को तो मत रोक। चुप बैठ और देख मेरा कमाल। ओम भीम क्रीम चामुंडाय नमः। शाबाश आदित्य, अब मेरा गुर देखिए। ओम नमो नरसिंहाय शारीराम विनाशाय उत्तम कुरु कुरु स्वाहा। चमत्कार! अब आप दोनों का हो गया। अब देखिए मैं कैसे शेर को जिंदा करता हूं। आपके ज्ञान पर किसी को शक नहीं है आदित्य भाई, पर ऐसा नहीं कीजिए। ऐसा करने से अनर्थ हो जाएगा। चल भाग माधव, सबने अपना हुनर दिखाया। अब मेरी बारी आई तो तू टोक रहा है। अच्छा होता तुझे लेके ही नहीं आता। आप लोग नहीं मानेंगे। रुकिए भाई, जरा मुझे पेड़ पे चढ़ जाने दीजिए। चढ़ जा डरपोक, तू बस यही कर सकता है। जा, चढ़ जा पेड़ पे। ओम कालेश्वर नरसिम्हाय प्रणाम रक्षक्ति। ओम भैरव स्वाहा। लो, अब ये जिंदा हो जाएगा। एहसान फरामोश, हमने तुझे जीवन दान दिया और तू हम पे ही गुर्रा रहा है। जीवन दान समझते हो? शेर, अरे हम ब्राह्मण हैं, शाप दे देंगे। भागो! समझाया था मैंने, पर ये नहीं माने। ज्ञान अच्छा है, पर ज्ञान का घमंड नहीं होना चाहिए। फिर इंसान अच्छे बुरे में फर्क नहीं समझ पाता। खैर,
चलो ये सामान अब मेरा हुआ। गप्पू और पप्पू तो बेस्ट फ्रेंड्स थे। दोनों साथ में खेलते, साथ में स्कूल जाते और पढ़ाई भी साथ में करते। पर कुछ दिनों से गप्पू को पप्पू में कुछ बदलाव दिख रहा था। सुन दोस्त, खेलने चले अभी? हाँ, होमवर्क तो हो गया, चलते हैं। अच्छा सुन, चॉकलेट खाएगा? तू खिला रहा है, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तू चल तो सही, एक तरकीब दिखाता हूँ। अंकल, 2 चॉकलेट देना, 5 स्टार की। ये लो बेटा, 20 रुपए हुए। अरे कहाँ गए? पॉकेट में तो पैसे रखे थे। क्या हुआ बेटा? अंकल, पॉकेट में पैसे मिलने रखे तो थे। कोई बात नहीं, कल दे देना। ओके अंकल, थैंक यू। अरे तूने पहले चेक क्यों नहीं किया? यही तो ट्रिक थी, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, मैं झूठ बोल रहा था। यार ये तो बहुत बुरी बात है, झूठ बोलना एकदम गलत है। थोड़ा बहुत बोलने में कुछ नहीं होता, पर भाई ये गलत बात है। कुछ दिन के बाद की बात है। गप्पू को लगता है कि पप्पू तो अक्सर कुछ न कुछ झूठ बोलकर चकमा देता रहता है। ओफो, मैं तो कल होमवर्क करना ही भूल गया। पप्पू के साथ खेलने में देर हो गई। आज स्कूल जाऊंगा तो भारी डांट पड़ेगी। क्या करूं, क्या करूं? गप्पू, तू तैयार नहीं हुआ? देर हो जाएगी स्कूल जाने में। माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे से उठा नहीं जा रहा। अरे क्या हुआ मेरे बच्चे? तू आराम कर, आज छुट्टी करते हैं। रुक, कुछ दवाई देखती हूँ। माँ, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, खुद ठीक हो जाएगा, दवाई रहने दो। शाम को गप्पू अपने स्कूल जाने की बात पप्पू को बताता है और दोनों बहुत हंसते हैं। गप्पू को लगता है कि थोड़ा झूठ बोलकर कितना फायदा हो जाता है। दादी, मैं आपके साथ मंदिर तक चलता हूँ, फिर मैं आगे निकल जाऊंगा, आप मंदिर चले जाना। हाँ, ये ठीक रहेगा। गप्पू सुन, मैं थोड़े केले मंदिर में चढ़ा दूंगी और बाकी तू यहाँ नीचे सीढ़ी के पास बैठे गरीब लोगों में बांट देना। हाँ दादी। बेटा, कुछ खाने को दे दो बेटा। कुछ नहीं है मेरे पास, केला था, वो तो बंदर ले गया। अच्छा बच्चा, तुम सच ही बोल रहे होगे। भगवान करे जो बोलो वो सच ही हो जाए। दादी ने सारा किस्सा देखा, पर जब तक वो कुछ बोल पाती, गप्पू स्कूल के लिए निकल गया था। थोड़ी देर में वो आगे जाती है और देखती है रास्ते में गप्पू बैठा रो रहा है। अरे क्या हुआ गप्पू? दादी, मैं तो चुपचाप जा रहा था, बंदर ने कहाँ से मेरे बैग से लटकता हुआ केला देखा और वो मेरे ऊपर लपका। वो केला लेकर भाग गया, मुझे तो काट भी सकता था। भगवान, कुछ हुआ नहीं, अच्छा है, मेहर है तेरी। बेटा, तू अब आराम से स्कूल जा।
कुछ दिन बाद गप्पू अपने दोस्त पप्पू के साथ बातें करने में इतना व्यस्त हो गया कि वो स्कूल टाइम पे ही नहीं पहुंचा। गप्पू, आज इतनी देर कैसे हो गई? टीचर, मैं तो जल्दी ही निकला था, पर रास्ते में मेरी साइकिल पंचर हो गई। पूरे रास्ते घसीटता हुआ लाया हूँ। सॉरी मैडम। कोई नहीं बेटा, इतना अच्छा है तुम साइकिल से स्कूल आते हो। वेरी गुड। कितना मजा आया, टीचर को बुद्धू बनाया। पर स्कूल से वापस आते हुए गप्पू की सच में साइकिल पंचर हो जाती है। वो पसीने पसीने होकर घर लौटता है। गप्पू और पप्पू आंगन में खेल रही है और गप्पू पप्पू को दिन में हुई बात बताता है। पता है दोस्त, मेरे साथ कुछ हो रहा है। मैं जो झूठ बोलता हूँ वो सच हो जाता है। तुझे याद है वो भिखारी मिला था, केले वाला? उसने बोला था कि जो झूठ बोलूंगा वो सच हो जाएगा। तेरा वहम है, कुछ नहीं ऐसा। नहीं, सच में मैं तो झूठ बोलता हूँ, पर वो सच हो जाता है। दादी छत पे बैठी सारी बातें सुन रही है और दादी को एक तरकीब आती है गप्पू को समझाने की। दादी, अपने रस्टी को देखा? अभी ध्यान आया, वो कहीं दिख नहीं रहा। अरे, तुझे नहीं मालूम? रस्टी तो सुबह से गायब है। पहले तो हमें लगा वो आसपास कहीं गया है, पर कितने घंटे हो गए अब खाना भी खाने नहीं आया। तेरे पापा तो आसपास सब देख आए हैं, पता नहीं कहाँ गया। क्या दादी, मेरा रस्टी कहाँ गया? यहाँ नहीं है कहीं, हम सब सुबह से ढूंढ चुके हैं। दादी, मैं अभी आया, अपने दोस्तों से पूछ के आता हूँ, किसी ने देखा क्या? पूरे 1 घंटे बाद गप्पू जब वापस आता है। दादी, रस्टी कहीं नहीं मिला। कहाँ गया मेरा रस्टी, मेरा प्यारा रस्टी? गप्पू को रोता देख दादी का दिल पिघल जाता है। अरे रो नहीं बेटा, वो तो छत पर है। क्या दादी, तो झूठ बोला कि वो सुबह से गायब है? मैं कितना परेशान हो गया था। बेटा, यही बताने के लिए कि झूठ बोलना बुरी बात है। जब हम झूठ बोलते हैं तो दूसरे इंसान का विश्वास तोड़ते हैं। उससे झूठ बोलने वाले का कोई भला नहीं होता। दादी, मैं सब समझ गया, मुझे माफ कर दो। मेरे से गलती हुई, मैं अपने दोस्त को भी समझाऊंगा कि झूठ बोलना बुरा है। बहुत राजा बेटा है मेरा, सीख याद रखना, सच्ची बात ही अच्छी। एक गांव में एक लकड़हारा था, गोविंद। गोविंद मेहनती था। वो रोज सुबह सुबह उठ के काम पे निकल जाता था। अरे पप्पू, उठो भाई, सुबह हो गई है। आज काम पे नहीं जाना क्या? जल्दी सुबह उठना धंधे और सेहत दोनों के लिए अच्छा होता है। अरे गोविंद, जा भाई, ज्ञान मत दे। मैं 12 बजे उठूंगा और काम पे जाऊंगा। वो पेड़ कहाँ भागे जा रहे वैसे भी? ठीक है। मैं तो सुबह जाके बड़े ध्यान से सिर्फ अच्छी क्वालिटी का लकड़ा ही काटता हूँ। खैर, मैं चलता हूँ। पप्पू आलसी था, उसे मेहनत करना पसंद नहीं था, इसलिए वो गरीब था और हमेशा मुश्किल में रहता था। अरे, यहाँ तो सारे पेड़ पतले और कच्चे हैं।
मुझे मोटा और मजबूत लकड़ा चाहिए। यमुना नदी के पास जाके देखता हूँ, वहां जरूर मिलेगा। अरे ये पेड़ तो बहुत बढ़िया है, ठीक जैसा मुझे चाहिए। इसका लकड़ा तो महंगा बिकेगा। गोविंद उस पेड़ के ऊपर चढ़ के एक मोटी डंगाल को काटने लगा। काटते काटते अचानक उसके हाथ को कुछ लगा और उसकी कुल्हाड़ी छूट के यमुना नदी में गिर गई। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरी कुल्हाड़ी ही नदी में गिर गई। अब तो खाली हाथ ही घर वापस जाना पड़ेगा। बहुत नुकसान हो गया और सुबह सुबह से इतनी दूर आना भी व्यर्थ गया। हे यमुना मैया, मेरी मदद कर। गोविंद सर पकड़ के उदास नदी के किनारे बैठ जाता है। उसकी प्रार्थना सुन के तभी यमुना मैया प्रकट होती है। वत्स, तुमने मुझे याद किया? कहो, क्यों उदास हो तुम? माँ, मुझसे गलती से मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। सुबह से मेहनत कर रहा हूँ, अब खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। अच्छा, निराश ना हो, मैं तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस दे सकती हूँ। तभी देवी ने एक कुल्हाड़ी प्रकट की, चमकदार सोने की कुल्हाड़ी। वत्स, ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। गोविंद सोने की कुल्हाड़ी को देखकर अचंभित हो गया, पर वो धैर्य से बोला, नहीं माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी माँ ने एक और कुल्हाड़ी प्रकट की, इस बार चांदी की कुल्हाड़ी। तो ये लो, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी होगी। ये तो बहुत अद्भुत कुल्हाड़ियाँ है माँ। मेरी कुल्हाड़ी तो सस्ती लोहे की कुल्हाड़ी थी, ये मेरी नहीं है। माँ ने एक बार फिर से कुल्हाड़ी निकाली, इस बार गोविंद की लोहे की कुल्हाड़ी, जिसे देखकर गोविंद ने फौरन पहचान लिया। हाँ माँ, हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। वत्स, तुम एक मेहनती इंसान हो और मैं तुम्हारी ईमानदारी देख के बहुत प्रसन्न हुई। लो, ये तीनों कुल्हाड़ी तुम रख लो, ये सब तुम्हारी है, खुश रहो। और हाँ, ये पेड़ मुझे बहुत प्रिय है, इसको मत काटना। लो, मैं तुम्हें ये लकड़ा देती हूँ, इसे भी ले जाओ। मैं धन्य हो गया माते, मैं कभी इस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चलता हूँ, प्रणाम। तीनों कुल्हाड़ी और लकड़ा लेके गोविंद घर लौट जाता है। जैसे ही वो पप्पू के घर के पास से गुजरता है, पप्पू उसे देख के चौंक जाता है। अरे ये क्या, गोविंद तो वापस भी आ गया। लकड़ी की कुल्हाड़ी लेके गया था, तीन कुल्हाड़ी लेके आया है, वो भी सोने चांदी सी चमकती कुल्हाड़ियां। और इतनी सारी लकड़ियां काट भी ली इसने। कुछ तो चक्कर जरूर है, पता लगाता हूँ। पप्पू गोविंद से जल भून जाता है। वो चुपचाप गोविंद का पीछा करते हुए उसके घर पहुंचा। गोविंद अंदर जाता है और अपनी बीवी को आवाज देता है। अरे ओ भाग्यवान, चमत्कार हो गया। सब छोड़ो और यहाँ आओ। आ रही हूँ। क्या हो गया? अरे वाह, इतनी चमकदार कुल्हाड़ियाँ, जैसे सोने चांदी से बनी हो। ये कहाँ से मिली तुमको? आज ना कमाली हो गया। यमुना नदी के किनारे एक मोटा वृक्ष है। मैं आज उसे काट रहा था, तभी मेरी कुल्हाड़ी गलती से यमुना में गिर गई। फिर वहां यमुना मैया प्रकट हुई और उन्होंने ही मुझे ये दी है। ये असली सोने चांदी की है। स्वयं यमुना मैया ने दर्शन दिए हमें। हे भगवान, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। ये सोने की कुल्हाड़ी मैं बेच आऊंगा, बहुत धन मिलेगा। और इस चांदी की कुल्हाड़ी को मैं माँ का आशीर्वाद मान के हमेशा संभाल के रखूंगा।
ये सारी बात पप्पू दूर से चुपचाप सुन रहा होता है। अच्छा तो ये बात है, मैं भी यही करूंगा। आज ही जाता हूँ यमुना के यहाँ पेड़ काटने। पप्पू यमुना नदी के पास जाके सभी पेड़ जांचता है। वो उस मोटे मजबूत पेड़ को फौरन पहचान लेता है जो यमुना नदी के ऊपर होता है। यही पेड़ हो सकता है, बहुत विशाल है। चलो इस पेड़ पे चढ़ जाता हूँ इसको काटने के लिए। पेड़ विशाल था, पप्पू उस पे चढ़ भी नहीं पाता। फिर वो कुछ सोचकर ऐसे ही अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक देता है और रोने लगता है। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। हे यमुना मैया, मुझे मेरी कुल्हाड़ी लौटा दे। यमुना माँ प्रकट होती है, लेकिन वो उसे देख के समझ जाती है कि वो बेईमान है। ये इंसान तो पेड़ पे चढ़ा भी नहीं था। इसके शरीर पे बिल्कुल पसीना नहीं है। ये जरूर कोई बदमाश है। इसको सबक सिखाना होगा। फिर देवी अपनी जादू से एक लोहे की कुल्हाड़ी निकालती है। लो बस, ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। ये कुल्हाड़ी? अरे नहीं माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी माँ फिर अपनी जादू से दूसरी कुल्हाड़ी प्रकट करती है, इस बार चांदी की। ये? अरे नहीं नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो बहुत चमकदार थी, एकदम सोने जैसी। अच्छा, तो फिर ये तुम्हारी कुल्हाड़ी होगी। और माँ सोने की चमकदार कुल्हाड़ी प्रकट करती है। हाँ, ये वाली, ये कुल्हाड़ी है मेरी। लाओ, दे दो मुझे, या चाहो तो तीनों कुल्हाड़ी मुझे दे दो। तुम कपटी हो और मूर्ख भी। तुमने मुझसे झूठ बोला, अब इसकी सजा मिलेगी तुमको। ऐसा बोलकर देवी गायब हो गई। पप्पू की लोहे की कुल्हाड़ी भी चली गई। हाय, मेरी कुल्हाड़ी भी चली गई। मेरा तो नसीब ही खोटा है। उसको 3-3 कुल्हाड़ी और मुझे एक भी नहीं। बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। पप्पू को खाली हाथ घर लौटना पड़ा। पता नहीं उसने अपना सबक सिखाया नहीं। पर बच्चों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि मेहनती और ईमानदार इंसान को हमेशा फायदा होता है। बेईमान का हमेशा नुकसान ही होता है। जग्गू एक ईमानदार मेहनती इंसान है जो पूरी लगन से काम करके जिंदगी का गुजर बसर करता है। भगवान की दया से उसकी कर्तव्यशील बीवी और 4 बच्चे हैं। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखता है, उनकी मांगे बड़े प्यार और धीरज के साथ पूरी करता है। एक दिन दफ्तर से घर पहुंचकर अरे बच्चों, बताओ आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा। अरे वाह, क्या क्या हुआ, क्या क्या किया, जरा खुलकर तो बताओ। तब दूसरे नंबर का बेटा बोला, पता है पापा, आज मेरी कक्षा में एक नया लड़का आया है। उसका नाम श्याम है और अपने नाम की तरह एकदम काला खलूटा है। उसे देखते ही हम सबकी हंसी निकल जाती है और उससे तो बात करने का मन भी नहीं करता। सारे बच्चे हंस पड़े। सबसे छोटा बेटा बोला, हाँ पापा, अपने बिल्डिंग के ग्राउंड में भी 2 नए बच्चे आए हैं खेलने। उनमें से एक की आंख अजीब है। वो हमसे बात करता है पर देखता कहीं और है। फिर से सब बच्चे हंस पड़े। और जो दूसरा है ना, उसका एक पैर दूसरे से छोटा है और थोड़ा पतला भी है, जिसकी वजह से वो चलता है तब भी लगता है कि वो लंगड़ी खेल रहा है।
और एक बार सब बच्चों की हंसी निकली। हंसते हुए बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, पर आज वो जिस वजह से हंस रहे थे वो देखकर जग्गू दुखी हो गया। उसे बहुत दिल से लगा कि इस बारे में बच्चों का विचार सुधरना चाहिए। तभी उसे याद आया कि थोड़े ही दिनों में छोटे बेटे का जन्मदिन है और उसने पूछा, अरे अब तो चिन्मय का जन्मदिन आ रहा है ना, तो क्या सोचा है, कैसे मनाएंगे? ये सुनना ही था कि सारे बच्चे उत्साहित होकर उस बारे में चर्चा करने लगे। उनको चर्चा में व्यस्त कर जग्गू अपने विचारों में खो गया कि कैसे बच्चों को दूसरों के रूप रंग पर अपना मन बनाने से रोके। अगले दिन से जग्गू के दफ्तर में काम का नया ढेर आ गया और वह सारा हफ्ता उसी में डूबा रहा। फाइलें, रिकॉर्ड, वाउचर्स, मोटे लेजर्स, रसीदें आदि, इतना कि वो अपने बच्चों की नई समस्या भूल ही गया। फिर जब दीदी ने कहा, अरे 2 दिन बाद चिन्मय का जन्मदिन है, बहुत तैयारियां करनी है। सुनिए, आज आप ऑफिस से आते हुए केक का ऑर्डर देते आइएगा और चॉकलेट्स और मिठाइयाँ भी लेते आना। जैसे ही मिठाइयाँ और चॉकलेट की बात आई, जग्गू को एक तरकीब सूझी। वो पूरे उत्साह से ऑफिस गया और जोश से दिन के सारे काम निपटा दिए। शाम को जल्दी जल्दी ऑफिस से निकला और बच्चों के मनपसंद केक की ऑर्डर दे दी। फिर चॉकलेट्स खरीदी, वो भी ढेर सारी अलग अलग तरह की। उसी तरह मिठाइयाँ भी 2-3 अलग अलग तरह की खरीदी। अगले दिन सुबह चिन्मय जल्दी जल्दी उठा, खुशी खुशी स्कूल जाने के लिए नए कपड़े पहनकर तैयार हो गया। फिर देखा कि पापा ने काफी अलग अलग तरह की चॉकलेट लाई है, तो उसने पूछा, पापा आपने इतने अलग अलग चॉकलेट्स क्यों लाए? अब इनमें से मैं स्कूल कौन से ले जाऊंगा और किसको कौन से दूंगा? इसमें क्या परेशानी है, तुम्हें जो पसंद है वो ही लेकर जाना। पर मुझे तो सब पसंद है, अब क्या करूं? अच्छा, वो कैसे? तुम्हें सभी पसंद है, वो क्यों भला? क्योंकि सभी में कोई ना कोई खास बात है। किसी का स्वाद अच्छा है तो किसी का रंग, हाँ तो किसी का तो आकार अच्छा है। ठीक है, अपने भाइयों से पूछ कर देखो, वो क्या सलाह दे सकते हैं। चिन्मय ने अपने तीनों भाइयों से मदद मांगी चॉकलेट्स चुनने के लिए। हमें भी ये सारे चॉकलेट्स पसंद है, हम कैसे बताएं तुम्हें कौन से ले जाने चाहिए? देखा, जैसे तुम सारे इन चॉकलेट्स को पसंद करते हो ना, वैसे भगवान भी अपने सारे ही बच्चों को पसंद करते हैं। चाहे उनका रंग कैसा भी हो, उनकी जो भी शारीरिक कमी या अवस्था हो, वो सभी से एक जैसे ही प्यार करते हैं। उन्होंने सब में कोई ना कोई खास बात दे रखी है, जिस वजह से हमें सभी का आदर करना चाहिए। किसी का स्वभाव अच्छा है, किसी में कोई खास कला है, तो किसी में कोई अद्भुत काबिलियत है। तो हुए ना सब इन चॉकलेट्स के जैसे, सारे ही खासम खास। तब बच्चों की समझ में आ गया कि पापा उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं। फिर सब मिलकर पापा से माफी मांगी और वादा किया कि वो फिर कभी किसी का मजाक नहीं हो। दोस्तों, ये कहानी है वीरपुर, एक छोटे से गांव की। वहाँ 2 दोस्त रहते थे, गौरव और विनोद। दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे, दोनों के बहुत अच्छे अंक आते थे। दोनों मेहनत से काम करते और कॉलेज खत्म होने पे दोनों की नौकरी लग गई, शहर की एक बड़ी कंपनी में। दोनों शहर गए। अरे विनोद, यार मैंने सामान बांधते वक्त पंखा चलाया था, मुझे लगता है गलती से बंद करना भूल गया, अब क्या करूं? ओह, पक्का क्या? यार लेकिन अब तो हम बहुत दूर आ चुके हैं, फिर अगले महीने फिर से चक्कर लगाना ही है, तब बंद कर देना। 1 महीने का बिल आएगा थोड़ा सा, और क्या। और अब तो हम लोग कमाने भी लगे हैं ना। नहीं यार, पावर वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है, तो आगे चल, मैं अभी बंद करके आता हूँ। फिर गौरव फौरन घर गया और ठीक से सब बंद करके आया। दोनों शहर में काम करने लगे, मेहनत से तरक्की भी होने लगी। अरे भाई गौरव, अच्छा सुन, आज कार की डिलीवरी लेनी है मुझे। मैंने ये बड़ी शानदार गाड़ी खरीदी है, आने जाने की सुविधा हो जाएगी और लोन भी मिल गया था बड़ी आसानी से। मैं तो कहता हूं तू भी एक गाड़ी ले डाल, और कब तक यूं ही बाइक से जाता रहेगा? कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो,
मेरी तो बाइक बहुत अच्छी चल रही है, अभी 2 साल पहले ही तो ली थी। मैं घर के लिए लोन लेने का सोच रहा हूँ। सर पे अपनी छत होगी तो जितना किराया देता हूँ लगभग उतने का ही ब्याज हो जाएगा। घर खरीद रहा है? अरे बाप रे, उसमें तो 4 गाड़ी आ जाएंगी। मुझे तो रेंट पे ही अच्छा लगता है और हर साल नई जगह पे रहना भी पसंद है। बाकी के पैसों से तो मैं पूरी दुनिया घूमूंगा। अच्छा सुन, आज सैलरी मिली है, चल मैं तेरे को ताज में पार्टी देता हूँ मेरी नई गाड़ी की खुशी में। अरे नहीं भाई, इतना पैसा तो तू खर्च कर चुका है, और मत उड़ा। बस चाय बना के पिला और चल, मैं तेरे साथ गाड़ी लेने आता हूँ। तो विनोद और गौरव अपने अपने सपने पूरे करने लगे। कई साल बीत गए। अचानक कुछ मंदी का दौर आया तो उनकी कंपनी बंद हो गई। दोनों की नौकरी चली गई और विनोद अपने घर वीरपुर वापस लौट गया। हाय, ये सारे बिल्स भरने हैं और अकाउंट में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब तो साल भर से बेकार बैठा हूं। जल्दी ही नौकरी नहीं मिली तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी खत्म हो जाएगी, फिर पापा से मांगना पड़ जाएगा। हाँ, पता नहीं ये वक्त कैसे ठीक होगा। अरे विनोद, तू यहाँ? अरे गौरव, तू यहाँ? क्या तू भी इंटरव्यू देने के लिए आया है? इंटरव्यू? ओ नहीं भाई, ये कंपनी तो मेरी ही है। आजा, अंदर बैठ के बात करते हैं। भाई, तूने अपनी खुद की कंपनी खोल ली, कितना अच्छा लग रहा है सुन के। और यहां मैं दर दर के धक्के खाता फिर रहा हूं, पर कहीं कोई नौकरी नहीं दे रहा। तुम्हारी वैकेंसी देखी तो लगा कि चलो अपनी किस्मत आजमा लेता हूं। अरे क्यों नहीं, दोस्ती तो दोस्त के काम आता है। तू कल से काम चालू कर दे और दोनों भाई डबल तरक्की करेंगे। थैंक यू गौरव। अच्छा ये बता, ये ऑफिस, ये काम धंधा कैसे कर पाया तू ये सब? बस भाई, जब से हमारी कंपनी बंद हुई तो लगा क्यों ना खुद के लिए कुछ काम किया जाए। छोटा सा काम है, यही वो जगह है जो मैंने लोन से खरीदी थी। यहाँ ऊपर मैं और मेरा परिवार रहते हैं और नीचे अपना दफ्तर चालू किया, पहले अकेले ही, और फिर धीरे धीरे और लोग जुड़ गए, और देखो आज से तुम भी जुड़ जाओगे। सही है भाई, तूने अपने पैसों को बचाया और सही जगह लगाया, जबकि मैंने अपने सारे पैसे गंवा दिए। आगे का कभी नहीं सोचा। हमारी नौकरी गई तो किराए के लिए पैसे नहीं बचे, गांव वापस जाना पड़ा। गाड़ी कहाँ रखता, उसको भी सस्ते भाव में बेचना पड़ा। सब कुछ बिक गया मेरा दोस्त। आज खाली हाथ हूं और तेरे पास सब कुछ है। कुछ नहीं बिगड़ा भाई, अपनी जिंदगी अपने हाथ में होती है। तुझ में हुनर है और तू अगर अपने पैसों को समझदारी से रखे तो इसे भी बहुत अच्छा कर सकता है। खैर छोड़, चल चाय पीते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, इसीलिए हमें अपने पैसों को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए।